Okay, last time we were studying knowledge based agents और उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि नॉलेज बेस्ड एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो अपने पास एनवायरनमेंट का नॉलेज सेव करते हैं और फिर उस नॉलेज को यूज करते हुए फिर वो अपना काम करते हैं। तो नॉलेज बेस एजेंट्स के अंदर जो मेन चीज है वो नॉलेज बेस है जहाँ पर नॉलेज को सेव किया जाता है। और हम देख चुके हैं कि ये डेटाबेस से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हमने नॉलेज को सेव करना है और उसको रिट्रीव करना है, बल्कि उस नॉलेज से हमने मजीद नया नॉलेज भी जनरेट करना है। तो एजेंट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो नॉलेज इसके अंदर इसने अपने पास सेव कर लिया है उसकी बेस पर फिर मजीद नॉलेज को वो जनरेट कर सके। देन इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें नॉलेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से सेव करना है ताकि उससे फिर हम एक तो एफिशिएंटली रिट्रीव कर सकें नॉलेज को, बल्कि साथ साथ जो है हमसे नया नॉलेज जनरेट भी कर सकें। फॉर दैट वी हैव डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स। और उसके अंदर जो सबसे पुरानी स्कीम है वो लॉजिक है। 1990s तक यही समझा जाता था कि अगर आप एआई को सीखना चाह रहे हैं तो आपको लॉजिक को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह आजकल हमारे पास डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का बूम है और अगर आप एआई सीखना चाह रहे हैं तो आपको डीप लर्निंग का पता होना चाहिए। इस तरह 1990 से पहले तक लॉजिक ही वो मेन चीज थी। और यही समझा जाता था कि अगर आपने एआई को समझना है तो फिर आपको लॉजिक अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्योंकि आपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग लॉजिक। लॉजिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं प्रेपोजिशनल लॉजिक और दूसरी को कहते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेपोजिशनल लॉजिक के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जो या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हमारे आज का टॉपिक जो है वो प्रेडिकेट लॉजिक है। सो व्हाट इज प्रेडिकेट लॉजिक या कैलकुलस? प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स ही होती हैं जैसे कि हमारे पास प्रेपोजिशन लॉजिक के अंदर होते हैं, लेकिन उन स्टेटमेंट्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या ये फॉल्स हैं, क्योंकि उनकी अंदर जो है एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं इन स्टेटमेंट्स के अंदर। तो जब तक हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यूज का पता नहीं चलेगा तब तक हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं कह सकते कि ये वैल्यूज ट्रू है या फॉल्स हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके पास किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई वेरिएबल आ जाता है एक या एक से ज्यादा, स्टेटमेंट को फिर हम प्रेडिकेट कहेंगे और ऐसी लॉजिक को हम प्रेडिकेट लॉजिक कहेंगे या प्रेडिकेट कैलकुलस भी इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि x इज द पावर ऑफ 2। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमें x की वैल्यू पता ना चले। क्यों? क्योंकि अगर हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाए फिर हम बता सकते हैं कि क्या वो x जो है वो 2 की पावर है या नहीं है। तो फिर ट्रू और फॉल्स का फैसला तब होगा। सो एनी स्टेटमेंट हुज ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल इज नोन एज प्रेडिकेट। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि x की वैल्यू 8 है तो 8 इज द पावर ऑफ 2, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 फॉर एग्जांपल, सो 3 इज पावर ऑफ 2, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। बहरहाल जब तक हमें x की वैल्यू के बारे में पता नहीं चलेगा हम इस स्टेटमेंट की ट्रुथ या फॉल्सिटी के बारे में नहीं बता सकते। ऐसी स्टेटमेंट्स को प्रेडिकेट लॉजिक कहते हैं। ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्या हमारे लिए प्रपोजिशनल लॉजिक ठीक नहीं थी? हम वेरिएबल्स क्यों यूज कर रहे हैं? प्रपोजिशनल लॉजिक के अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये हमें प्रेडिकेट लॉजिक की जरूरत पड़ गई। जब हमने प्रपोजिशनल लॉजिक को स्टडी किया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि वो एक सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और हम उनको अल्फाबेट्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हमने कुछ कनेक्टर्स भी पढ़े थे, एंड, आर, नॉट, जिसकी मदद से हम उन सिंपल स्टेटमेंट्स को, सिंपल प्रपोजिशंस को कंपाउंड बना सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एलियस एंड बॉब बोथ नो अरिथमेटिक। तो अगर बात हो एक बंदे की, मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि एलियस नो अरिथमेटिक, तो वो तो हम लिख सकते हैं नोज का हम एक प्रीपोजिशन लॉजिक में अगर हमने लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि नोज, एलियस और बॉब।
यहाँ पे चलें, दो बंदे आ गए, तो हम दोनों बंदों के बारे में इस तरह लिख सकते हैं कि नोज एलियस अर्थमेटिक, एलियस को भी अर्थमेटिक आती है, वो उसको जानता है अर्थमेटिक को, एंड ऑपरेटर लगा दिया, नोज बॉब अर्थमेटिक। तो चले, अगर दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, लेकिन कम से कम ये होगा कि आप रिप्रेजेंट्स तो कर सकते हैं ना इस तरीके से। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स नो अर्थमेटिक, अब क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में तो अब हम कितनों के नाम लिखेंगे कि जी एलियस नो अर्थमेटिक एंड बॉब नोज अर्थमेटिक एंड अली नो अर्थमेटिक, एंड कितने नाम आप लिखते जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसी एक सिंपल तरीका होना चाहिए जहां पर बात आ जाती है बहुत से लोगों की, बहुत सी चीजों की, ऑल की या कुछ की। तो फिर तो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके जरिए हम इस तरह की स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। हम अब एक एक इंडिविजुअल को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। और इस केस में तो चले था कि ऑल स्टूडेंट्स, हमें पता था 40 या 50 स्टूडेंट्स हैं, फिर भी चले किसी हद तक आप कह लें कि हम प्रपोजिशन लॉजिक को यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट, every even integer greater than 2 is the sum of two primes। हर even integer जो 2 से बड़ा है वो 2 प्राइम्स का सम है। वो कितने हैं, अब ये तो बात जो है 40-50 से भी आगे निकल गई, बल्कि ये तो इनफिनाइट पे बात चली गई है, क्योंकि 2 से तो काफी इवन इंटीजर्स जो हैं वो ग्रेटर हैं। इनफिनाइट हमारे पास इवन इंटीजर्स हो सकते हैं जो 2 से ग्रेटर हैं। तो अब ऐसी स्टेटमेंट को फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, ऑल स्टूडेंट्स वाली भी और जो मैंने दूसरी एग्जांपल बताई एवरी इवन इंटीजर, ये हम प्रपोजिशन लॉजिक से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सेकंड वाली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फर्स्ट वाली भी मुश्किल है। तो ये ड्रॉबैक्स थे प्रपोजिशन लॉजिक के, कि प्रपोजिशन लॉजिक से हम इस तरह की स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए फिर प्रेडिकेट लॉजिक आ गई। तो प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर हम देख रहे हैं प्रेडिकेट्स हैं और ऑपरेटर्स वही वाले हैं, एंड, आर, नॉट, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लीकेशन, जो हम प्रपोजिशन लॉजिक में पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ देन वी हैव क्वांटिफायर्स, और वो क्वांटिफायर्स किस लिए हैं, वो क्वांटिफायर्स इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए हैं कि ऑल और सम को रिप्रेजेंट करने के लिए। दो किस्म के क्वांटिफायर्स हैं, एक को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या चीज है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे बात आ जाएगी फॉर ऑल, हर एक के लिए। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि ऑल स्टूडेंट्स, यानी तमाम के लिए अगर आप कुछ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल होता है। इसको आपने याद कैसे रखना है, तो फॉर ऑल में ए आता है, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उल्टे ए के साथ। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी एलिमेंट इन द डोमेन दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। तमाम जितने भी उस डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन तमाम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये उल्टा ए लिखेंगे, फॉर ऑल लिखेंगे, विच इज नोन एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसे ऑल स्टूडेंट्स, एवरी इंटीजर, जरूरी नहीं कि हर दफा ऑल का ही वर्ड हो, अब यहाँ पे एवरी का वर्ड आ गया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही बन रहा है कि इससे मुराद ऑल ही है। तो फॉर ऑल आपने याद रखना है, उल्टा ए, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास क्वांटिफायर है उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो सम को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट सम। एग्जिस्ट की आपने याद रखनी है एग्जांपल कि एग्जिस्ट ई से शुरू होता है, तो ई को हम उल्टा ई के जरिए हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर ऑल उल्टे ए के साथ और देयर एग्जिस्ट उल्टे ई के साथ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन द डोमेन दैट सेटिस्फाई द गिवन प्रेडिकेट। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इस डोमेन के जो कि इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सम का हम वर्ड यूज कर, कहीं पे नजर आ जाए आपको, फ्यू का वर्ड नजर आ जाए, तो सम स्टूडेंट्स नो अर्थमेटिक या फ्यू पीपल लाइक एप्पल्स। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वहां पर यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। पहले हम वो फॉर ऑल वाली एग्जांपल देख लेते हैं,
हम कह रहे हैं ऑल स्टूडेंट नो अर्थमेटिक। हमने देखा था कि अगर एलियस और बॉब की बात हो रही थी तो एलियस नो अर्थमेटिक, अब बात हो रही है ऑल स्टूडेंट्स नो अर्थमेटिक। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये फॉर ऑल का सिंबल लगाना है। फॉर ऑल एक्स, एक्स क्या है हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स वेरिएबल हमने यूज किया है लेकिन हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स क्या चीज है। एक्स स्टूडेंट्स हैं। फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज स्टूडेंट, ये मैं आपको उसके पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूं। तो अब इससे ये हुआ कि तमाम स्टूडेंट्स, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल स्टूडेंट्स, उर्दू में कहेंगे तमाम स्टूडेंट्स, और प्रेडिकेट लॉजिक में हम या प्रेडिकेट कैलकुलस में हम इसको कहेंगे फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज स्टूडेंट इंप्लाइज एक्स नोस अर्थमेटिक। इम्प्लाइज यहाँ पे क्यों लगा, अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते तो क्या हो जाता, हम फिर अगर एंड लगा देते तो यहाँ पे इसका मतलब गलत हो जाता। फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज स्टूडेंट, तमाम एक्स, जो एक्स क्या है स्टूडेंट हैं, एंड एक्स नोज अर्थमेटिक, और तमाम लोग जो हैं वो अर्थमेटिक जानते हैं, तो बात गलत हो जाती। इसलिए यहाँ पर हमें इम्प्लाइज का सिंबल लगाना है। इम्प्लाइज इसलिए लगाया है ताकि अगर ये पहली कंडीशन, इम्प्लाइज हम पढ़ चुके हैं इफ देन की तरह काम करता है। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है यानी एक्स अगर स्टूडेंट होगा तब ही वो अर्थमेटिक को जानता होगा, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स नो अर्थमेटिक के लिए यहाँ पर इम्प्लीकेशन आ रही है। दूसरा मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि ज्यादातर केसेस में जब ऑल का लफ्ज आता है तो वहां पर फिर आप यूज करेंगे उल्टा ए फॉर ऑल, और उसके साथ इम्प्लीकेशन ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तमाम में नहीं, तमाम केसेस में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ज्यादातर यूजुअली आपके पास फॉर ऑल एक्स के साथ ये इम्प्लीकेशन का साइन ही आता है, तो ये आपने याद रखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एवरी इवन इंटीजर। एवरी से हमें पता चला कि यहाँ पर हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर ऑल एक्स। अब इवन इंटीजर है तो एक्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स इज एन इवन इंटीजर, लेकिन साथ साथ इसमें एक और कंडीशन भी है, तो इसलिए दूसरी कंडीशन को इसके साथ मिलाने के लिए हमें कनेक्टर जो चाहिए, हम एंड का कनेक्टर लगा रहे हैं। सो फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज एन इवन इंटीजर, इसके साथ साथ एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, ये इफ स्टेटमेंट है जिसे हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं कि एक्स इवन इंटीजर भी है और एक्स ग्रेटर देन 2 भी है, देन के लिए यहां पर हमारे पास ये इम्प्लीकेशन साइन है। आगे हमने रिप्रेजेंट करना है टू प्राइम्स को, तो टू प्राइम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी टू है, सम है, इसलिए यहां पर देयर एग्जिस्ट लगेगा, उल्टा ई है। एक प्राइम को हम y कह देते हैं, दूसरे को हम z कह देते हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ y, देयर एग्जिस्ट अ z। हमने पढ़ा था कि एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो देयर एग्जिस्ट अ y for all x where x is an even integer and x is greater than 2 implies कि there exists a y and there exists a z, जिन दोनों को अगर आप सम कर लें, सम ऑफ y and z, वो x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमने y और z को भी डिफाइन करना है कि y प्राइम है और z भी प्राइम है। तो मेन काम यही था कि जब हम y और z को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो x के इक्वल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि स्टाइल भी तकरीबन सेम ही है। हम प्रेडिकेट कैसे लिख रहे हैं, बेसिकली जो हमारा वर्ब है उसको हम बाहर लिख रहे हैं, और जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं या आपके लिए नाउन्स हैं वो हम अंदर लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। तो जिस तरह हम फंक्शंस लिखते हैं मैथमेटिक्स में और प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रेडिकेट लॉजिक को हमारे लिखने का स्टाइल है या साइंटेक्स है हमारा। कमिंग बैक टू एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, वहां पे हमने एग्जांपल देख ली, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। सम पर्सन्स लाइक एप्पल्स, यहाँ पे क्योंकि सम आया हुआ है इसलिए हमें लगाना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्स क्या चीज है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स इज अ पर्सन एंड एक्स लाइक एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला आ गया, जैसे हमने ऊपर देखा कि जब भी आपके पास फॉर ऑल लगता है तो उसके साथ इम्प्लाइज लग जाता है, और जब देयर एग्जिस्ट लग रहा है तो उसके साथ एंड लग रहा है। इसकी वजह यह है कि फॉर ऑल जो है ना, इसको आप यूं समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा एंड है, यानी इसके अंदर जितने भी कंडीशंस होंगी ना उनके दरमियान एंड ऑपरेटर आ रहा होगा, यानी उन तमाम का ट्रू होना जरूरी है।
जबकि एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ा और है, यानी इनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ओवरऑल हम स्टेटमेंट को ट्रू समझेंगे। तो ये एक मेन डिफरेंस है। बहरहाल आप आसानी के लिए आप याद रखें कि जब भी फॉर ऑल आएगा तो उसके साथ ज़्यादातर केसेस में ये इम्प्लीकेशन का साइन लग जाता है, क्योंकि इसके लिए ये कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और जहां पर देयर एग्जिस्ट आता है तो वहां पर फिर हम इम्प्लीकेशन का साइन नहीं लगाते, वहां पर हम फिर ये एंड, ज़्यादातर केसेस के अंदर एंड इस्तेमाल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स में हम दोनों को यूज करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल देख ली कि एवरी इवन इंटीजर वाले में भी हमने देखा कि फॉर ऑल भी यूज हो रहा है, देयर एग्जिस्ट भी यूज हो रहा है। तो ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक और एग्जांपल है, देयर इज सम कोर्स दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक। तो यहां पर भी आपने गौर करना है, सम भी आ रहा है और एवरी भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सम की बात है तो कोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट सम कोर्स, तो सम है तो इसलिए मैंने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट का सिंबल यूज किया। देयर एग्जिस्ट वाई, वाई को डिफाइन करना पड़ेगा, वाई इज अ कोर्स। मैंने फार्मूला बताया कि जहां पे देयर एग्जिस्ट आएगा वहां पर एंड आएगा। यहाँ एंड लगा के हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आगे हमने एक और स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, उसको हमने प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर लिखना है, विच इज एवरी स्टूडेंट। तो एवरी स्टूडेंट के लिए हमें फॉर ऑल लगाना पड़ेगा और फॉर ऑल के साथ इंप्लाइज भी लग जाएगा साथ ही। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के इनको सेपरेट किया। फॉर ऑल एक्स, अब एक्स को डिफाइन करें। एक्स क्या है, एक्स स्टूडेंट है। अगर एक्स स्टूडेंट है तो एक्स फिर ये कोर्स ले रहा है, कोर्स को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर क्योंकि फॉर ऑल यूज हुआ है तो यहाँ पे हमने इम्प्लीकेशन का साइन लगा दिया, और यहाँ पर क्योंकि देयर एग्जिस्ट यूज हुआ है तो देयर एग्जिस्ट के साथ एंड का कनेक्टर लगा दिया। आप इस तरह से ब्रेक करके बड़े बड़े मुश्किल सेंटेंसेस को भी प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर हम फॉर ऑल यूज करें या देयर एग्जिस्ट यूज करें, क्योंकि वहां पे क्लियर वर्डिंग में नहीं लिखा होगा। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है नो बॉडी लाइक्स टेक्सिस। अब यहाँ पे फॉर ऑल यूज करें क्योंकि बात तो सबकी हो रही है ना, नो बॉडी है तो सारी आवाम है, सारी आवाम की बात हो रही है तो मतलब फॉर ऑल यूज हो सकता है। नो बॉडी लाइक्स टेक्सिस, लेकिन बात तो एक बंदे की हो रही है, नो बॉडी है, तो क्या यूज करें, फॉर ऑल यूज करें या देयर एग्जिस्ट यूज करें। ऐसे केसेस में आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल से भी ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो सकती है और देयर एग्जिस्ट से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं देयर एग्जिस्ट से, तो ऐसे स्टेटमेंट जो नो से शुरू हो रहे हो तो पहले आप इस नो को भूल जाया करें। आप के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना प्रेडिकेट लॉजिक में। नो को भूल जाए, नो को अगर हम भूल जाते हैं तो बाकी हमारे पास बच गया कि वन बॉडी है दैट लाइक टेक्सिस। सेंटेंस बहुत आसान हो गया। तो वन बॉडी है तो हम उसके लिए लिख लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स वेयर एक्स लाइक्स टेक्सिस। कितना आसान था, हमने नो को भूल दिया और बुलाने के बाद हमने नो बॉडी की बजाय हो गया वन बॉडी लाइक टेक्सिस, अ बॉडी लाइक टेक्सिस। तो हमने लिख दिया कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स वेयर एक्स लाइक्स टेक्सिस। अब जो नो हमने भूला था उसको दोबारा रिकॉल कर लें और नो को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि नॉट ऑपरेटर शुरू में लगा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नो बॉडी लाइक टेक्सिस। यही काम अगर आप फॉर ऑल से यूनिवर्सल क्वांटिफायर से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स लाइक टेक्सिस, लेकिन हमने क्योंकि नो भी डालना है बीच में तो इसलिए यहाँ पर अब हमें नॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फॉर ऑल एक्स, ही हमने एक यूनिवर्सल बात कर दी है इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल क्वांटिफायर है कि फॉर ऑल एक्स एक्स डज नॉट लाइक टेक्सिस। ठीक है ना, तो ये इसलिए नॉट का ऑपरेटर यहाँ पे लग गया। इससे हमें एक और रूल, तीसरा फार्मूला भी पता चल गया। दो फार्मूलाज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीसरा फार्मूला ये है कि हर स्टेटमेंट जो फॉर ऑल से लिखी हुई हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट में, या देयर एग्जिस्ट में अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई हो आप उसको फॉर ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका फॉर्मूला ये है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट लिखी हुई है देयर एग्जिस्ट से, और आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फॉर ऑल में, तो ये जो नॉट का सिंबल है ये आपने उठाकर अंदर ले आना है। ठीक है, नॉट का सिंबल अगर आप अंदर लेंगे तो उससे आपका देयर एग्जिस्ट का साइन फॉर ऑल में चेंज हो जाएगा। या अगर आप फॉर ऑल का स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आप देयर एग्जिस्ट में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर जो नॉट का साइन अंदर लगा हुआ है उसको आप बाहर ले जाएं तो आपका ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को अगर यूज हुआ है उस स्टेटमेंट को देयर एग्जिस्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें ये लॉजिक है, आपने बहुत तरीके से इसको यूज करना है। लॉजिक उसका कॉन्सेप्ट जो रिप्रेजेंटेशन है नॉलेज की वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अगर आप, जाहिर है कि हमारा अगर नॉलेज हमने सही तरीके से रिप्रेजेंट ना किया तो फिर हमारे नॉलेज बेस में नॉलेज सही नहीं होगा। उससे जब आप नया नॉलेज इन्फ्रेंसिंग करेंगे, जब रीजनिंग करेंगे, नया नॉलेज बनाएंगे, जो बेस ही आपकी सही नहीं है, नया नॉलेज भी जो है वो सही नहीं बनेगा। ओवरऑल आपका नॉलेज एजेंट जो है वो सही काम नहीं करेगा। इसलिए हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे इतना फोकस कर रहे हैं ताकि हम अपना नॉलेज बेस सही बना सकें, उससे इन्फ्रेंसिंग सही हो सके और उससे रीजनिंग हो सके, फिर एजेंट खुद से उससे नया नया नॉलेज बना सके और नॉलेज एजेंट जो है वो सही तरीके से काम कर सके।